सन 1857 ये वो दौर था जब डाकुओं और लुटेरों की क्रूरता अपने चरम पर थी। वे किसी भी राहगीर को मौत के घाट उतार कर दिन दहाड़े लूट लिया करते थे। इसी खौफनाक माहौल के बीच सारा रोवेल नाम की एक रहस्यमयी महिला एक अमीर आदमी का कत्ल करके भाग रही थी। भागते भागते सारा फोर्ट ब्रिजर पहुंची, जहाँ के मालिक जिम ब्रिजर उसे क्रुक्स स्प्रिंग्स के काफिले के साथ भेजने वाले थे। इसी बीच फोर्ट ब्रिजर पर एक मॉर्मन्स का काफिला आकर रुका, जो क्रुक्स स्प्रिंग्स की तरफ ही बढ़ रहा था। सारा ने बिना वक्त गंवाए उस काफिले के लीडर जेकब से मदद मांगी और उनके दल में शामिल हो गई। काफिला मिस्टर फ्लेचर के डेरे की तरफ रवाना हो गया। उनके जाने के कुछ ही घंटे बाद डेरे पर एक बेहद खूंखार बाउंटी हंटर आ धमका। उसने ब्रिजर के सामने एक सरकारी इनामी पर्चा फेंका और कहा, मैं एक भगोड़ी औरत की तलाश में हूँ जो एक रईस खानदान के आदमी का कत्ल करके फरार चल रही है। उस औरत को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को पूरे $1000 का इनाम दिया जाएगा। उस पर्चे पर छपी तस्वीर सारा रोवेल की ही थी, जिसका असली नाम सारा हॉलोवे था। शिकारी ने यह भी बताया कि उस औरत के साथ एक दिव्यांग बच्चा भी है, लेकिन मिस्टर ब्रिजर ने अपनी वफादारी निभाते हुए साफ झूठ बोल दिया कि ऐसी कोई औरत उनके डेरे पर नहीं आई। इधर डेरे के बाजार में टू मून्स नाम की एक लड़की चुपके से चाकू छुड़ा रही थी। दरअसल उसके कबीले का वहशी सरदार हर रात उसकी इज्जत लूटता था। उसने उसी छुड़ाए हुए चाकू से सरदार का काम तमाम कर दिया। ये देख टू मून्स की मां घबरा गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि कबीले के लोग इस गद्दारी के लिए उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मां ने उसी रात रोते हुए टू मून्स को कबीले से बहुत दूर भाग जाने को कहा। टू मून्स घने अंधेरे में चुपचाप वहां से भाग निकली। अगली सुबह होने तक जेकब का काफिला मिस्टर फ्लेचर के सुरक्षित ठिकाने के करीब पहुंच चुका था। इसी दौरान चलते हुए गाड़ी के पिछले हिस्से में डेविन की नजर एक अनजान लड़की पर पड़ी। वह टू मून्स थी जो रात के अंधेरे में चुप्पे से वहां आकर छिप गई थी। डेविन ने उसे वहीं छिपने दिया और अपनी माँ से भी ये बात छिपा ली। जल्द ही पूरा काफिला मिस्टर फ्लेचर के कबीले में दाखिल हुआ, जो सही सलामत उन्हें क्रुक्स स्प्रिंग्स पहुंचाने का ठेका लिया था। लेकिन अभी वे राहत की सांस ले ही पाते कि वहां मॉर्मन लश्कर के कुछ हथियारबंद घुड़सवार आदम के वे फ्लेचर पर धौंस जमाते हुए तुरंत उस जगह को खाली करने की धमकी देने लगे। मगर फ्लेचर के लड़ाकों ने तुरंत अपनी बंदूकें तान दी और दो टूक शब्दों में कह दिया, यह इलाका अमेरिकी सरकार के अधीन है। तुम मॉर्मन लश्कर वाले हमें यहाँ से बेदखल नहीं कर सकते। मॉर्मन के लड़ाके उस वक्त खून का घूंट पीकर वापस लौट गए। इस ठहराव के दौरान सारा बड़ी चालाकी से काफिले के बाकी लोगों के साथ घुल मिल रही थी, ताकि किसी को उस पर शक न हो। उधर डेविन भी छिपकर टू मून्स के खाने पीने का पूरा इंतजाम कर रहा था। लेकिन तभी अचानक सन्नाटे को चीरता हुआ एक तीर एक राहगीर की खोपड़ी के पार हो गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चारों दिशाओं से तीरों की खौफनाक बारिश शुरू हो गई। इस औचक हमले की पहली ही लहर में कबीले का मुखिया वहीं ढेर हो गया। हमलावर घोड़ों पर सवार थे और चेहरे पर नकाब पहने हुए थे। कबीले में चारों तरफ चीख पुकार मच गई। उड़ती हुई धूल के बीच सिर्फ मौत का तांडव दिखाई दे रहा था। एक क्रूर हमलावर ने बेरहमी से जेकब के सिर की चमड़ी ही उधेड़ दी। चारों तरफ लाशें बिछ रही थी। तभी एक हमलावर का नकाब खुल गया, जिसे सारा देख लेती है। असल में नकाब के पीछे छिपे ये हैवान कोई कबीलाई आदिवासी नहीं, बल्कि वही मॉर्मन लश्कर के लोग थे जो कुछ घंटे पहले धमकी देकर गए थे। जब सारा अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी, तभी मॉर्मन लश्कर के लीडर जेम्स वल्सी की नजर उन पर पड़ गई। मौत बिल्कुल उनके सिर पर खड़ी थी। इसी दौरान वहां आइजक फरिश्ता बनकर प्रकट हुआ। उसने सही समय पर सारा और डेविन को एक सुरक्षित झाड़ी के पीछे छिपा दिया और जैसे ही मौका मिला वे सब वहां से 9-2-11 हो गए। उधर नरसंहार के बाद जेकब की पत्नी अबीश और बाकी लड़कियों को मॉर्मन लश्कर ने बंधक बना लिया था। जेम्स ने आदेश दिया, इन लड़कियों को पायरेट्स शिकारियों को सौंप दो और काम निकलते ही इन्हें खत्म कर देना। फिर पायरेट्स शिकारियों को उन 2 गवाहों सारा और उसके बेटे को ढूंढने के काम पर लगाने को कहा और उन पर बड़ा इनाम रख दिया। वहीं मैदान पर जितने भी जख्मी लोग आखिरी सांसें गिन रहे थे, उन्हें दोबारा गोली मारी गई और उनका सारा कीमती सामान लूट लिया गया। उधर सारा हॉलोवे की तलाश कर रहे उस बेरहम कातिल को लुटेरों का एक गिरोह मिला। लुटेरों के लीडर वर्जिल ने बताया कि जिस इनामी औरत की वह तलाश कर रहा है, उसका पता वह जानता है। उसने उस माँ बेटे को फोर्ट ब्रिजर में देखा था और यह भी जानता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। यह सुनकर बाउंटी हंटर उसके साथ इनाम की आधी रकम बांटने को तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही वे सारा की तलाश में निकले, वर्जिल ने कातिल को गोली मारकर ढेर कर दिया, बैनर लूटा और खुद उस औरत को खोजने निकल पड़ा। अगली सुबह पता चला कि जेकब जिंदा बच गया था। अपनी पत्नी अबीश को न पाकर वह पागल सा उसे ढूंढने लगा। तभी वहां कुछ शशोन कबीला या आदिवासी आ जेकब ने गिड़गिड़ाकर मदद मांगी, लेकिन सरदार ने उसे लात मारकर बेबस छोड़ दिया। इधर रीड नहीं चाहता था कि सारा और उसके बेटे की जान जाए, इसलिए उन्हें जबरन वापस फोर्ट ब्रिजर की तरफ ले जाने लगा। सारा गिड़गिड़ाती रही और रीड अपने फैसले पर अडिग था। दूसरी तरफ हम गवर्नर ब्रिघम यंग को देखते हैं, जो अपनी सेना के दम पर यूटा क्षेत्र को मॉर्मन्स का राज्य बनाना चाहता है। यह उसी के लोग थे जिन्होंने फ्लेचर को जगह खाली करने की धमकी दी थी और बात न मानने पर भेष बदलकर नरसंहार कर दिया। इसी दौरान उसका एक खास आदमी
आदमी आकर खबर देता है कि कबीले के लगभग 70 लोग मारे जा चुके हैं। ब्रिघम यंग घबरा गया कि कहीं इसका इल्जाम उस पर न आ जाए, क्योंकि उसकी सीधी टक्कर अमेरिकी सरकार से थी। इस खूनी खेल की खबर पूरब के राज्यों तक न फैले, इसलिए उसने अपने सबसे वफादार ब्रदर हिकमन को फोर्ट ब्रिजर रवाना कर दिया। क्योंकि फोर्ट ब्रिजर में एक अमेरिकी सैन्य टुकड़ी भाड़े पर चौकी बनाकर रहती थी, वहाँ डाक की सुविधा भी थी, इसलिए उन पर नजर रखना बहुत जरूरी था। उधर रास्ते में रीड माँ बेटे को नदी किनारे छोड़कर कुछ देर के लिए दूर गया था। तभी वहाँ अचानक टू मून्स आ पहुंची। सारा ने डर कर उस पर चाकू तान दिया। तभी डेविन ने बताया कि वह उसे जानता है, वो उनकी गाड़ी में छिपकर ही यहाँ तक आई है। इतने में नदी के उस पार कुछ शिकारी दिखाई दिए, जो सारा को उसके असली नाम सारा हॉलोवे से पुकार रहे थे। खतरा भांप कर वे तीनों तुरंत भाग खड़े हुए और तीरों की बौछार से बचते हुए एक गुफा में जा छिपे। इधर अचानक एक तीर आकर सीधे रीड की जांघ में लगा। घायल रीड अपनी जान बचाकर भागा और 3 लुटेरों ने उसे घेर लिया। रीड ने हिम्मत दिखाई और लुटेरा से भिड़ गया। फिर बारी बारी उन सबको ठिकाने लगा दिया। इधर वर्जल का गिरोह पीछा करते हुए गुफा के पास पहुंच चुका था। जैसे ही उनका एक आदमी गुफा के अंदर घुसा, वहां छिपी टू मून्स ने पत्थर से पीट पीट कर उसका काम तमाम कर दिया। वर्जल ने गुफा के मुंह पर आग लगवा दी, क्योंकि लाशें सौंपने पर भी उसे पूरे $1000 का इनाम मिलना था। लेकिन टू मून्स गुफा के पिछले रास्ते से सारा और उसके बेटे को लेकर सुरक्षित बाहर निकल गई। उधर हिकमन फोर्ट ब्रिजर पहुंच चुका था। उसने आते ही मालिक जिम ब्रिजर को धमकी दी कि वे अपने यहाँ से अमेरिकी सेना की टुकड़ी को तुरंत हटा दें, क्योंकि इन फौजियों से उनके धर्म को खतरा था। लेकिन ब्रिजर को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। अमेरिकी सेना उन्हें जगह का अच्छा खासा किराया दे रही थी। तभी ब्रिजर को एक चौंकाने वाली खबर मिली। लहूलुहान हालत में जेकब किसी तरह जिंदा वापस लौट आया था। अमेरिकी सेना के कैप्टन डेलिंगर उससे पूछताछ कर रहे थे। जेकब ने बताया कि हमलावर नकाब पहने हुए थे, इसलिए वह किसी का चेहरा नहीं देख पाया। यह सुनते ही पास खड़ा हिकमन बात को घुमाते हुए कहता है, जरूर यह शशूल आदिवासियों की करतूत होगी। लेकिन कैप्टन डेलिंगर ने उसकी बातों को अनसुना किया और जेकब से सीधा सवाल दागा, अगर उन नकाबपोशों को तुम्हारे सामने खड़ा किया जाए तो क्या तुम उन्हें पहचान लोगे? जेकब ने जैसे ही शायद कहा, हिकमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। दूसरी तरफ मोर्मन लश्कर ने अबीश और बाकी लड़कियों को, जिन पायरेट्स शिकारियों के हवाले किया था, वहां अचानक कुकुर वंश के खतरनाक आदिवासियों ने धावा बोल दिया। पलक झपकते ही पायरेट्स के परच्छे उड़ा दिए। बेरहमी की हद तो तब हो गई जब उन्होंने उन बेकसूर लड़कियों को भी नहीं बख्शा। लेकिन जब पारी अबीश की आई तो उनके सरदार ने उसे बंधक बना लिया और अपने साथ उठा ले गए। उधर फोर्ट ब्रिजर में मौका मिलते ही ब्रदर हिकमन ने जेकब का ब्रेन वॉश कर दिया था। दोनों मॉर्मन थे, इसीलिए जेकब अमेरिकी सरकार से ज्यादा अपने धर्म के लोगों पर भरोसा कर बैठा। क्योंकि हिकमन ने उसकी पत्नी अबीश को ढूंढने का लालच दिया था, वे कैप्टन डेलिंगर की आंखों के सामने से जेकब को अपने साथ लेकर चले गए। हिकमन जब जेकब को लेकर अपने कैंप पहुंचा तो उसने कमांडर जेम्स वल्सी को अकेले में पूरी तरह फटकारा। वल्सी ने खत में लिखा था कि नरसंहार का कोई गवाह नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो दो गवाह, सारा और उसका बेटा, जिंदा थे। हिकमन को डर था कि अगर यह खबर अमेरिकी सरकार तक पहुंची तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। जेकब अमेरिकी सैनिकों के नजर पर था, इसलिए हिकमन ने वल्सी को आदेश दिया कि जब तक जेकब कोई मुसीबत खड़ी नहीं करता उसे जिंदा रखो और उन दोनों गवाहों को हर हाल में ठिकाने लगाओ। रात होते ही रीड को सारा और उसके बेटे की लोकेशन मिल गई। उसने आते ही टू मून्स को डरा धमकाकर वहां से भगा दिया। लेकिन टू मून्स घर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अगली सुबह जेम्स वल्सी अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचा जहां कुकुर वंश ने पायरेट्स को मारा था। वहां उसे उन लड़कियों की भी लाशें मिली जिन्हें उसने पायरेट्स को सौदे के रूप में दिया था, ताकि वे गवाहों को ढूंढ कर खत्म कर दें। लेकिन वे खुद मारे गए और अब तो उनमें अबीश नहीं थी, यानी एक और गवाह के फरार होने की पुष्टि हुई। तभी उन्हें एक अधमरा पायरेट्स शिकारी मिला, जिसने मरने से पहले कुकुर वंश का नाम लिया। वल्सी ने अपना राज छुपाने के लिए उसे गोली मार दी और बहाना बनाया कि वह बेचारा तड़प रहा था। वही कैप्टन डेलिंगर अपनी टुकड़ी के साथ पुरानी नरसंहार वाली जगह पर सबूत जुटा रहे थे। आदिवासियों के घोड़ों में नाल नहीं होते, जबकि वहां मिले हर घोड़े के पैरों के निशान में नाल की छपाई थी। कैप्टन समझ गए कि यह घिनौनी करतूत मोर्मन लश्कर की ही है, लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें एक पुख्ता गवाह की तलाश थी। दूसरी तरफ पैदल चलते चलते सारा और उसके बेटे की हालत खराब हो चुकी थी। तभी रास्ते में उन्हें घोड़ों का एक तबेला दिखा। सारा से $100 लेकर रीड नीचे गया और उन्हें वहीं छिपने को कहा। रीड तबेले के मालिक से 3 घोड़े का सौदा कर ही रहा था कि सारा खुद वहां पहुंच गई। सौदा तो तय हो चुका था, लेकिन तबेले के मालिक ने सारा का हुलिया देखकर कहा, कुछ लोग तुम्हारे और तुम्हारे लंगड़े बच्चे के सिर पर भारी इनाम लेकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कंफर्म हुआ कि ये वही इनामी औरत है, शिकारियों और रीड के बीच खूनी मुठभेड़ शुरू हो गई। अलग झपकते ही रीड ने अपनी बंदूक और कुल्हाड़ी से 4-5 गुंडों को लकड़ी की तरह काट दिया। इस भयंकर लड़ाई के बाद अब रीड को सारा की असलियत पता चल चुकी थी। उसने कड़े लहजे में पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे पीछे इनाम क्यों है? सारा ने रोते हुए कबूल किया कि उसने एक बहुत अमीर आदमी के बेटे का कत्ल किया है।
अगर वे वापस फोर्ट ब्रिजर गए तो उसका बेटा डेविन मारा जाएगा। सारा ने रीड के हाथ में $100 थमाए और क्रुक्स स्प्रिंग्स पहुंचाने की भीख मांगी। रीड मान तो गया, लेकिन इस लड़ाई में उसे भी एक गोली लग चुकी थी। अत्यधिक खून बहने के कारण वह अचानक घोड़े से बेहोश होकर गिर पड़ा। सारा ने चालाकी से अपने $100 वापस रीड की जेब से निकाल ली। तभी वहां शशोन जनजाति के आदिवासी आदम के आइजक रीड असल में उन्हीं के कबीले का लड़का था। वे तुरंत उसे अपने कबीले ले गए और उसका इलाज शुरू किया। वहीं मॉर्मन लश्कर अबीश की तलाश में यूटी जनजाति के डेरे पर पहुंचा। वहां जेकब ने एक बच्ची के सिर पर अपनी पत्नी की ओढ़नी देखी और पागल हो उठा। लेकिन यूटी आदिवासियों का उस हमले से कोई लेना देना नहीं था। उनके पास अबीश भी नहीं दिख रही थी, इसलिए मॉर्मन को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। 2 दिन बाद रीड को होश आया। सालों पहले एक हमले में रीड की पत्नी और बच्चे मारे गए थे। तब से वह अकेला था। सारा और डेविन को देखकर उसे अपने परिवार की याद आती थी। शायद इसीलिए वह उनकी मदद कर रहा था। रीड अपनी माँ से मिला। तभी कबीले में कैप्टन डेलिंगर अपनी फौज के साथ पहुंचे। उन्होंने आदिवासियों को आगाह किया कि मॉर्मन लश्कर से उनकी जान को खतरा है, इसलिए वे पूर्व की तरफ सरकारी जमीन पर चले जाएं। तब रीड ने कैप्टन को बताया कि उस नरसंहार के वक्त वह वहीं मौजूद था और हमलावर नकाबपोश मॉर्मन ही थे। कैप्टन ने कहा कि अगर कोई पुख्ता सबूत मिले तो फोर्ट ब्रिजर में खबर करना। कैप्टन के जाते ही रीड सारा और डेविन को लेकर वेस्ट की तरफ अपने सफर पर दोबारा निकल पड़ा। दूसरी तरफ सारा की तलाश में भटकते हुए वर्जल का गिरोह मॉर्मन लश्कर के कैंप जा पहुंचा। वर्जल ने कमांडर जेम्स वल्सी को सारा हॉलोवे का इनामी पोस्टर दिखाया। वल्सी तुरंत पहचान गया कि यह वही औरत है जो नरसंहार की चश्मदीद गवाह है। तभी वर्जल के भाई ने जेकब को पहचान लिया कि सारा इसी जेकब के काफिले के साथ रवाना हुई थी। पूछने पर जेकब ने बताया कि 1 हफ्ते पहले आदिवासियों के हमले में वह औरत मारी जा चुकी है। यह सुनकर वर्जल चौंक गया और बोला, झूठ मत बोलो, हमने 3 दिन पहले ही उस औरत को एक लड़की के साथ जिंदा भागते देखा है। जेकब ने उत्सुकता से पूछा, क्या वो मेरी पत्नी अबीश थी? वर्जल को जेकब की पत्नी अबीश का चेहरा याद नहीं था। उसने अंदाजा लगाया कि सारा के साथ भागने वाली लड़की शायद अबीश ही थी। वल्सी ने वर्जल को $200 का ऑफर दिया ताकि वे जेकब को अपने साथ ले जाएं और अबीश व सारा दोनों को एक साथ ढूंढ निकालें। इस तरह जेकब को उसकी पत्नी मिल जाती और वर्जल को इनामी औरत। सौदा पक्का होते ही जेम्स वल्सी ने अपने आदमी कुक को चुपके से हुक्म दिया, जैसे ही ये गवाह मिले तीनों को वहीं के वहीं मौत के घाट उतार देना। उधर लगातार चलने की वजह से डेविन के घोड़े के खुर में एक नुकीला कंकड़ चुभ गया था। रीड अभी घोड़े का इलाज कर ही रहा था कि उस बीहड़ इलाके में उन्हें एक छोटी सी मासूम लड़की दिखाई दी। उसे अकेला देखकर ऐसा लगा मानो वह रास्ता भटक गई है। रीड को तुरंत किसी साजिश का शक हुआ और उसने आगे बढ़ने से मना किया, लेकिन सारा उस बच्ची को तड़पता छोड़ने को तैयार नहीं थी। मजबूरन रीड को उस लड़की के बताए रास्ते पर आगे बढ़ना पड़ा। कुछ ही मिनटों में वे उस बच्ची के डेरे पर पहुंच गए, जहां एक बूढ़ी औरत और उस बच्ची का पिता मौजूद थे। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर वे लोग खुश होने का नाटक करने लगे। रीड को माहौल ठीक नहीं लगा। उसने सारा को तुरंत घोड़े पर बैठने को कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अचानक चारों तरफ से हथियार बंद लुटेरों ने उन्हें घेर लिया। यह एक खौफनाक ट्रैप था जिसमें वे बुरी तरह फंस चुके थे। उस मासूम बच्ची की शैतानी मुस्कान और बुढ़िया की डरावनी हंसी रूह कंपा देने वाली थी। तभी रीड का इशारा मिलते ही 2 मून्स बिजली की रफ्तार से वहां से भाग निकली। लुटेरों ने बेरहमी से वार करके रीड और उसके साथियों को बेहोश कर दिया। लुटेरों का वहशी सरदार जबरन सारा को घसीटते हुए अपने झोपड़ी की तरफ ले गया। जब रीड और डेविन ने शोर मचाना शुरू किया तो लुटेरों ने बंदूक के बट से मार मार कर उन्हें बेहोश कर दिया। उस शैतान बुढ़िया के दिल में रत्ती भर भी रहम नहीं था। एक तरफ झोपड़ी के अंदर सारा अपनी आबरू बचाने के लिए चीख पुकार कर रही थी और दूसरी तरफ बाहर बैठी और डायन बुढ़िया गला फाड़ फाड़ कर ठाके लगा रही थी। उधर कैप्टन डेलिंगर के भेजे हुए गुप्तचर कुकुर वंश के हत्थे चढ़ गए। बस एक अमेरिकी फौजी किसी तरह जान बचाकर भागने में कामयाब रहा। कुकुर वंश के मुखिया लाल मुखौटे को लगा कि अमेरिकी सैनिक यहाँ अबीश को ही ढूंढते हुए आए थे, इसलिए उसने अपने कबीले के साथ मिलकर अबीश को तुरंत किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर छिपाने की साजिश रचना शुरू कर दिया। इधर लुटेरे एक बार फिर सारा के साथ दरिंदगी करने लगे थे, लेकिन तभी अचानक टूमून्स उन पर टूट पड़ी। सारा ने बिजली की फुर्ती से लुटेरे की रिवॉल्वर छीन ली और अंधाधुंध गोलियां बरसाकर पूरे लुटेरा गैंग को वही ढेर कर दिया। उसने उस डायन बुढ़िया पर भी बंदूक तानी, लेकिन उस छोटी लड़की के लिए उसे जिंदा छोड़ दिया। सारा को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके बेटे के सामने ये सब हो जाएगा। वो लगातार रो रही थी, लेकिन अब क्या ही हो सकता था। दूसरी तरफ कुकुर वंश का खूंखार सरदार लाल मुखौटा अबीश को लेकर सीधे शोशोन कबीले के डेरे पर जा पहुंचा। यहाँ एक चौंकाने वाला राज सामने आया। लाल मुखौटे का बेटा असल में इसी शशोन कबीले में रह रहा था, क्योंकि रीड की माँ ही उस बच्चे की सगी नानी थी। अपने पिता को देखते ही वह मासूम दौड़कर उसे लिपट गया।
किया। हालांकि लाल मुखौटे के इस तरह बेखौफ आने से शशोन कबीले की महिला मुखिया बेहद गुस्से में थी। उसने साफ शब्दों में कहा, खूनी खेल तुम लोग खेल रहे हो, तुम्हारी वजह से हमारी पूरी जनजाति अमेरिकी फौज के निशाने पर आ जाएगी। इस पर लाल मुखौटे ने दलील दी कि यह जंग हम नहीं बल्कि वो बाहरी लोग गोरे और मॉर्मन चाहते हैं। वे लगातार हमारे इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं और तुम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। अगर हम मिलकर उनका मुकाबला नहीं करेंगे तो हमारी नस्लें मिटा दी जाएंगी। लाल मुखौटा जानता था कि अब यह इलाका भी ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह अपने बेटे को साथ लेकर वापस लौट गया। लेकिन जेकब की पत्नी अबीश को वहीं शशून कबीले में ही छोड़ गया ताकि अमेरिकी फौज अबीश को सही सलामत वापस पाकर शांत हो जाए और पलट कर उनके इलाकों की तरफ न बढ़े। उधर कुकुर वंश के जानलेवा हमले से बचकर भागा वह अकेला अमेरिकी सिपाही इसी तरह फोर्ट ब्रिजर वापस पहुंच गया था। उसने कैप्टन डेलिंगर को बताया कि कैसे सरदार लाल मुखौटे ने उनके 3 जासूसों को मार दिया। कैप्टन ने कुकुर वंश के डेरे पर नजर रखने के लिए फौरन फौजियों की एक और टुकड़ी रवाना कर दी, लेकिन इस बार उन्हें सख्त हिदायत दी कि गलती से भी लाल मुखौटे की नजर में मत आना, वरना वो इस बार एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब तक वर्जल के गिरोह को सारा या अबीश का कोई सुराग नहीं मिला था। वहशी को किसी भी तरह जल्द से जल्द उन गवाहों को ढूंढकर हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की फिराक में था। इसी बेचैनी में वह बार बार अपनी जेब से निकालकर सोने की घड़ी देख रहा था। तभी अचानक जेकब की नजर उस घड़ी पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। जेकब को अच्छी तरह याद था कि यह कीमती घड़ी तो उसके सामने ही उस भयानक नरसंहार के दौरान एक राहगीर के पास थी जिसे मार डाला था। जेकब समझ आ चुका था कि उसकी पत्नी को ढूंढने का नाटक करने वाला यह कुक असल में उस कत्लेआम का असली कातिल है। जब वो कुक को एकांत में पाया तो पत्थर से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी, फिर वर्जल की नजरों से बचकर भाग निकला। उधर लाल मुखौटा ने अमेरिकी फौज के भेजे हुए जासूसों को फिर से बंधक बना लिया था। अब वह सीधे अबीश को लेकर कैप्टन डेलिंगर के कैंप के सामने आ पहुंचा। कैप्टन के सिपाही गन लेकर पोजीशन ले लिए। लाल मुखौटा ने अपने साथियों को साफ हिदायत दी, अगर मैं वापस न आऊं तो रात होते ही इन गोरों का खात्मा कर देना। अबीश कैप्टन से मिली और बताया कि लाल मुखौटा जंग नहीं बल्कि सुलह का पैगाम लेकर आया है। कैप्टन डेलिंगर के सामने अबीश ने उस खौफनाक नरसंहार का पूरा सच भी उगल दिया कि हमलावर कोई आदिवासी नहीं बल्कि मोरमन लश्कर के नकाबपोश थे। उसने यह भी पुख्ता किया कि वह उन कातिलों को चेहरा देखते ही पहचान लेगी। ये वही गवाही थी जिसका कैप्टन को बेसब्री से इंतजार था। डेलिंगर ने अबीश को खुशखबरी दी कि उसका पति जेकब जिंदा है और वह खुद उसे ढूंढने निकला है। वही लाल मुखौटे के साथ सुलह कर उसे जिंदा वापस जाने तो दिया गया। तुरंत ही कैप्टन डेलिंगर अबीश को साथ लेकर सीधे मोरमन लश्कर के कैंप पहुंचे। उन्होंने वहां के इंचार्ज को बताया कि हम जेकब को लेने आए हैं क्योंकि उसकी पत्नी सही सलामत मिल चुकी है। अबीश को सामने खड़ा देख बल्सी के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। दोनों ने एक दूसरे को पल भर में पहचान लिया। खतरे को भांपकर हिकमन ने चाल चली और कहा कि जेकब 1-2 दिन में यही आने वाला है, इसलिए अबीश को यहीं छोड़ दिया जाए। लेकिन कैप्टन ने साफ मना किया और अबीश को लेकर वहां से निकल गए। कैंप से बाहर आते ही अबीश ने कैप्टन से कहा, उस कत्लेआम में वो भूरी आंखों वाला बल्सी ही सबको मारने का हुक्म दे रहा था। कैप्टन का शक अब यकीन में बदल चुका था। अपने डेरे पर लौटते ही कैप्टन डेलिंगर ने मॉर्मन्स के खिलाफ तुरंत सैनिक कार्रवाई के लिए एक सीक्रेट चिट्ठी लिखी और उसे सेना के बड़े अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए अपने सार्जेंट को फोर्ट ब्रिजर रवाना किया। लेकिन किस्मत खराब थी, वह सार्जेंट गद्दार निकला। सोने के सिक्कों के लालच में उसने वह चिट्ठी सीधे हिकमन के हाथों में सौंप दी और बता दिया कि गोरे तुम सबको पहचान चुके हैं और बहुत जल्द अमेरिकी फौज तुम पर हमला करने वाली है। इधर अबीश को एहसास हो चुका था कि फौज उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। मौका पाते ही वह चुपके से एक घोड़ा चुराकर कैंप से रफू चक्कर हो गई। दूसरी तरफ रीड, सारा और डेविन न केवल बर्फीले तूफान की मार झेल रहे थे बल्कि उन पर एक और नई मुसीबत टूट पड़ी। उनका जख्मी घोड़ा अचानक अनियंत्रित होकर डेविन के पैर को पूरी तरह कुचल देता है। रीड बिना वक्त गंवाए डेविन को पास के ही एक शिकारी के केबिन में ले गया, जहां उसने जंगली जड़ी बूटियां पीसकर और लकड़ी की कमाचे बांधकर उसके पैर का इलाज किया। उधर मॉर्मन कैंप में लापरवाही के लिए कमांडर जेम्स वल्सी की हिकमन ने जमकर सुताई कर दी। दरअसल कैप्टन डेलिंगर की उस पकड़ी गई चिट्ठी में रोंगटे खड़े कर देने वाले सच लिखे थे। उसमें साफ लिखा था, यूटा राज्य के बीहड़ में जो 200 बेकसूर लोग मारे गए उसके पीछे सीधे मॉर्मन चर्च और खुद गवर्नर ब्रिघम यंग का हाथ है। गवर्नर फोर्ट ब्रिजर पर कब्जा करके पूरे यूटा राज्य को हथियाना चाहता है। इससे पहले कि इनकी ताकत बढ़े, इन्हें कुचलने के लिए तुरंत 500 अमेरिकी सैनिकों की टुकड़ी भेजी जाए। बल्सी की इस लापरवाही के चलते कैप्टन डेलिंगर के सामने मॉर्मन साम्राज्य का यह काला राज पूरी तरह बेनकाब हो चुका था और अब हिकमन के पास डेलिंगर का खेल खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उधर अबीश भागकर सीधे दोबारा शोशोन कबीले के डेरे पर जा पहुंची। उसे अच्छी तरह अंदाजा हो चुका था कि कत्लेआम की इकलौती चश्मदीद गवाह होने के
कारण उसकी जान पर भारी खतरा मंडरा रहा है और उसका यह डर बिल्कुल सही साबित हुआ। जैसे ही रात हुआ, मॉर्मन लश्कर ने अमेरिकी फौज के कैंप पर अचानक ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। गद्दार सार्जेंट की वजह से पलक झपकते ही मॉर्मन लश्कर ने पूरी फौजी छावनी को श्मशान घाट में तब्दील कर दिया। कत्लेआम के बाद जब तलाशी ली गई तो वहाँ अबीश गायब थी। जेम्स वल्सी ने भांप लिया कि वह जरूर शशोन आदिवासियों के पास वापस भागी होगी। वल्सी तुरंत आदिवासियों के कबीले पर हमला करने के लिए बेताब था, लेकिन इस बड़े कदम के लिए उसे पहले गवर्नर ब्रिघम यंग की हरी झंडी चाहिए थी। आखिर में वल्सी ने उस गद्दार सार्जेंट को सोने के सिक्कों का इनाम दिया और जैसे ही वह मुड़ा, वल्सी ने पीठ पीछे से उसे भी गोली मारकर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अगली सुबह जब लाल मुखौटा अबीश को वापस छोड़ने अमेरिकी कैंप पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। पूरी फौजी छावनी तबाह हो चुकी थी और चारों तरफ सिर्फ लाशें बिखरी पड़ी थी। लाल मुखौटा समझ गया कि मॉर्मन लश्कर उनके कबीले पर भी हमला करेगा। फिर भी आदिवासियों ने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, बल्कि उल्टा मॉर्मन से आर पार का लोहा लेने के लिए युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। अब तक वर्जल का गिरोह आखिरकार रीड के छिपे हुए केबिन तक जा पहुंचा था। उस वक्त रीड अंदर जख्मी डेविन की पट्टियां कर रहा था, जबकि सारा बाहर जंगली जड़ी बूटियां लेने गई थी। रीड ने जैसे ही दरवाजा खोला, वर्जल के गुर्गों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही हमलावरों की बंदूकें खाली हुई, रीड शेर की तरह बाहर झपटा और एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतारने लगा। तब तक वर्जल के कुछ आदमी सारा को अगवा करके भाग निकले। टू मोन्स और डेविन भी मुसीबत में घिर चुके थे। रीड किसी एक तरफ ही जा सकता था। उसने पहले टू मोन्स और डेविन की जान बचाई और फिर उन्हें केबिन में ही सुरक्षित रुकने का हुक्म देकर सारा को ढूंढने के लिए बर्फीले तूफान में निकल पड़ा। उधर गवर्नर ब्रिघम यंग फोर्ट ब्रिजर को हथियाने के लिए जिम ब्रिजर के सामने नोटों की गड्डियां लेकर पहुंच चुका था। गवर्नर ने साफ कर दिया कि या तो रकम कबूल करो वरना जंग के लिए तैयार रहो। इस सौदे की एक शर्त यह भी थी कि ब्रिजर अब इस पूरे इलाके में दोबारा कभी अपना पैर नहीं पसारेगा। तभी ब्रदर हिटमन वहां एक नई आफत लेकर पहुंचा। उसने गवर्नर को बताया कि उस कत्लेआम की चश्मदीद गवाह अबीश शोषण कबीले और लाल मुखौटे के साथ मिल चुकी है। अगर यह नरसंहार वाला मामला अमेरिकी सरकार तक पहुंची तो मॉर्मन साम्राज्य का अंत तय है। हिकमन ने उन सबको एक साथ मिटाने की इजाजत मांगी और गवर्नर ने तुरंत हरी झंडी दे दी। हिकमन अपनी सेना लेकर एक और खूनी नरसंहार की तरफ बढ़ ही रहा था कि रास्ते में उसे बदहवास हालत में जेकब प्रैट मिला, जिसके साथ अब कुक नहीं था। जेकब ने असल बात छिपाने की कोशिश की कि उसने उसे मार डाला। वही शातिर हिकमन ने उसका ब्रेन वॉश करते हुए झूठ बोल दिया कि अब शशोन आदिवासियों ने ही तुम्हारे मॉर्मन भाइयों और अबीश का कत्लेआम किया है और आज रात हम उनसे बदला लेने जा रहे हैं। अपनी पत्नी के गुनहगारों को मिटाने की आग में अंधा जेकब मॉर्मन फौज का मुफ्त का मोहरा बनकर उनके साथ चल दिया। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि शशोन कबीले का एक गुप्तचर उनकी एक एक हरकत पर पैनी नजर रखे हुए था। रीड के जाने के बाद वह भयानक रात टू मून्स और डेविन पर भारी पड़ने वाली थी। केबिन के बाहर भूखे भेड़ियों के झुंड ने धावा बोल दिया था। टू मून्स ने फुर्ती दिखाते हुए कुछ भेड़ियों को तो ढेर कर दिया, लेकिन तभी एक खूंखार भेड़िया सीधा उसके ऊपर झपटा और पिस्तौल हाथ से छूट गई। जब टू मून्स मौत से जद्दोजहद कर रही थी, तभी जख्मी डेविन ने सही वक्त पिस्तौल उठाई और भेड़िए के भेजे में गोली उतार दी। ठीक उसी वक्त बर्फीले तूफान के बीच रीड ने वर्जल के ठिकाने पर मौत बनकर दस्तक दी। उसने पलक झपकते ही वर्जल के दो गुर्गों को ठिकाने लगा दिया और वर्जल के भाई के पैर में गोली मार दी। इसके बाद रीड और सारा ने मिलकर उस बेरहम वर्जल का काम तमाम कर दिया। उसका भाई चाहकर भी उसे बचा नहीं सका। उधर रात के सन्नाटे में मॉर्मन लश्कर ने शशोन कबीले पर धावा बोल दिया, लेकिन वहां पहले से ही सन्नाटा पसरा था क्योंकि आदिवासियों को हमले की भनक लग चुकी थी और वे घात लगाकर बैठे थे। अचानक आदिवासियों ने मॉर्मन्स पर धावा बोल दिया और एक खूनी जंग छिड़ गई। इस बार भी मॉर्मन नकाब पहन कर आए थे। वही जेकब अपनी ही पत्नी अबीश को नहीं पहचान पाया और अनजाने में अपनी ही पत्नी अबीश की जान ले ली। जब तक उसे अपनी इस गलती का एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। सदमे में डूबे जेकब ने खुद को भी गोली मार ली। उधर मैदान जंग में कमांडर वल्सी और सरदार लाल मुखौटा एक दूसरे से भिड़े और दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। इस खूनी नरसंहार में रीड की मां और लाल मुखौटे का तबे मारे गए। अगली सुबह तक वीर सारा को सही सलामत बचाकर डेविन के पास ले आया और वे आगे की मंजिल की तरफ बढ़ गए। उधर मॉर्मन लश्कर ने शोशोन कबीले का नामो निशान मिटा दिया था और अपने वादे के मुताबिक गवर्नर ने फोर्ट ब्रिजर को भी आपके हवाले कर दिया। बरसों का इतिहास पल भर में जलकर खाक हो गया और फोर्ट के मालिक जिम ब्रिजर अपना साजो सामान लेकर नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़े। अगली सुबह सारा हॉलवे अपनी मंजिल क्रूक स्प्रिंग्स के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी रास्ते में वर्जल का जिंदा बचा भाई घात लगाकर सामने आ गया। उसने अचानक रीड और सारा पर जानलेवा हमला कर दिया। उस आखिरी खूनी मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चली और वे सब वहीं मारे गए। हालांकि मरने से पहले रीड सारा को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का अपना वादा पूरा कर चुका था। तो दोस्तों, ये थी अमेरिकी इतिहास के काले पन्नों से निकली एक दर्दनाक खूनी दास्तान। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।